नमस्कार बच्चों, आज जो एकांकी मैं आपके सामने लेकर के आज प्रस्तुत हूँ उस एकांकी का नाम है सूखी डाली। इसके एकांकीकार है उपेंद्रनाथ अश्क जी और पूरे 25 प्रश्नों के माध्यम से पूरे 25 प्रश्न और वो 25 जो प्रश्न हैं वे होंगे एमसीक्यू। तो एमसीक्यू बेस्ड ये जो 25 क्वेश्चंस हैं इनके माध्यम से मैं आपको इस एकांकी को समझाने का प्रयत्न करूंगी और ये जो 25 प्रश्न ये सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए प्रतीक्षारत रहिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको पार्ट 2 की भी आपको सूचना मिल जाएगी। तो देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूखी डाली एकांकी के रचनाकार का नाम क्या है? चार विकल्प जो आपके सामने, उपेंद्र नाथ अश्क, विनोद रस्तोगी, विष्णु प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी जी ने जो जिस एकांकी की रचना इन्होंने की है, जो एकांकी इन्होंने लिखा है वो है मातृभूमि का मान। मातृभूमि का मान। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है संस्कार और भावना। विनोद रस्तोगी जी की रचना है बहू की विदा। बहू की विदा। और उपेंद्र नाथ अश्क जी की रचना है संस्कार और। उपेंद्र नाथ अश्क जी की रचना क्या संस्कार और भावना है? नहीं, इनकी जो रचना है वो है सूखी डाली। इस रचना के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है सूखी डाली। सूखी डाली को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या है इस एकांकी? यह एकांकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित है यह एकांकी। यानी हमारे परिवार में कहावत है कि जहां चार बर्तन होंगे वे तो बजेंगे। यानी देखिए, सबकी सोच है, सबकी अपनी विचारधाराएं हैं, सब में मतभेद होते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक होकर रहना चाहिए। यही इस एकांकी के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की गई है। और एक और संदेश जो देने की कोशिश की गई है कि अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो हम एक सुदृढ़ और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। ये दूसरा इसका संदेश है। और एक और संदेश के माध्यम से, इस एकांकी के माध्यम से देने की कोशिश की गई है कि अगर हम घर के झगड़ों को घर से बाहर ले जाते हैं, घर के झगड़ों का निपटारा, अगर हम घर में हो रहे झगड़ों का निपटारा घर में नहीं करते हैं तो हम दूसरों के लिए मनोरंजन का माध्यम बन जाते हैं। दूसरों के लिए मनोरंजन का माध्यम हम बन जाते हैं। कौन मनोरंजन का माध्यम बन गया था इस एकांकी में? किसके लिए मनोरंजन का माध्यम बन गया था? किसने विवेक पूर्ण तरीके से अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने घर में उठ रहे तूफान को संभाला? और किसके घर का तूफान जब नहीं संभला तो वो मंजली जो बहू है वो कैसे उसका उस घर के तूफान का मजाक बना रही थी, यानी अपना मनोरंजन कर रही थी। ये इस एकांकी के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई और ये इसका संदेश भी है। तो इस एकांकी में जो मूल पात्र हैं जिन पर ये पूरा एकांकी केंद्रित है वो है दादा मूलराज। दादा मूलराज जी के 3 पुत्र हैं, इनके 3 बेटे हैं। समझिए इस एकांकी को। ये अगर आप इस बात को समझ गए तो ये पूरा एकांकी आपको समझ में यह एकांकी आ जाएगा। दादा मूलराज के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा, ये इसमें बड़ा बेटा जो है वो जो 1914 का जो महायुद्ध हुआ था, महायुद्ध जिसे हम विश्व युद्ध भी कह सकते हैं, वर्ल्ड वॉर, उसमें भारत सरकार की ओर से वह काम आया था। काम आना मुहावरा है जिसका अर्थ है शहीद हो जाना। देश के लिए काम आया था वह, इस महायुद्ध में देश के लिए काम आया था। तो ये बड़ा बेटा है। जो दूसरा बेटा है इसमें, दूसरा बेटा, मंझला बेटा, तो इसमें जो दूसरे बेटे का यहाँ पर नाम दिया गया है, दूसरे बेटे का नाम यहाँ पर दिया गया है, कर्मचंद नाम है उनका। तो जो दूसरा बेटा है, मंझला बेटा, उसका नाम दिया गया है करमचंद। इनके थोड़े डायलॉग्स भी हैं। अबरे की थान है और रजाई के जो कपड़े वगैरह वो लेकर के आए तो वो वहां पर
बताते हैं। ये कुछ 2-4 डायलॉग्स हैं इनके, 2-4 संवाद है करमचंद के, इसीलिए करमचंद भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैरेक्टर बन जाते हैं। बड़े बेटे का कोई डायलॉग नहीं है। इसके अलावा उनका एक आधा स्थान पर कहीं और जिक्र है कि बड़ा बेटा जब महायुद्ध में काम आ गया था तो मुआवजे के तौर पर, क्या होता है मुआवजा? मुआवजा कंपनसेशन हम कहते हैं। मुआवजे के तौर पर सरकार ने क्या किया था, जब बड़ा बेटा महायुद्ध में शहीद हो गया था तो मुआवजे के तौर पर सरकार ने एक मुरब्बा जमीन दी थी। किसे दी थी? बड़े बेटे के पिता अर्थात दादा मूलराज को। कितनी जमीन दी थी? एक मुरब्बा जमीन दी थी। अब मुरब्बा तो खाने की भी चीज होती है, और मुरब्बा यहाँ जमीन को मापने का, जैसे एक माइल होता है, 2 माइल होता है, 1 गज होता है, 1 मीटर, 10 मीटर, वैसे ही एक मुरब्बा जमीन, 2 बीघा जमीन होता है ना, जमीन को मापने के लिए जो शब्द है हमारे पास। तो एक मुरब्बा जमीन कितनी होती है? जमीन का ये जो मापदंड है, तो एक मुरब्बा जमीन होती है 25 एकड़ के बराबर। 25 एकड़ के बराबर, इंग्लिश में इसी को एकड़ कहते हैं। 25 एकड़ के बराबर होता है। 25 एकड़ में कितना होता है? 25 एकड़ में 4840 वर्ग गज, स्क्वायर मीटर जो होता है, उसे हम कहते हैं 25 एकड़। यानी इतनी जमीन सरकार ने दादा मूलराज को दी थी कंपनसेशन के तौर पर, जब उनका बड़ा बेटा 1914 के महायुद्ध में काम आया था, शहीद हो गया था। और दादा मूलराज ने क्या किया था? अपनी मेहनत से, अपने साहस से, अपनी दूरदर्शिता से उन्होंने एक मुरब्बा जमीन को उन्होंने 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ा लिया था, यानी 10 मुरब्बे जमीन में उन्होंने बदल दिया था। तो ये थे दादा मूलराज। हमने बात की दादा मूलराज पर, इनके 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा, ये हमने पूरा पढ़ लिया बड़े बेटे के बारे में। मंझले बेटे का नाम है करमचंद। और जो छोटा बेटा है, छोटे बेटे के बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है, सिर्फ उनके परिवार के बारे में बात है। यानी उनका परिवार, यानी उनकी पत्नी और उनका जो बेटा और बेटी है, ये मुख्य रूप से इन्हीं के बारे में, छोटा बेटा के बारे में। 3 बेटे हैं, बड़ा बेटा, मंझला बेटा और छोटा बेटा। छोटे बेटे, इसमें जो 1 मिनट बच्चों, मैं इसमें आपको एक स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताती हूँ। दादा मूलराज का जो, मैं सिर्फ छोटे बेटे के बारे में बात कर रही हूँ, इन सब के बारे में बात हो चुकी है हमारी। मैं सिर्फ छोटे बेटे के बारे में यहाँ पर बता रही हूँ आपको। जो छोटा बेटा है, उनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम है परेश और बेटी का नाम है इंदु। ठीक है, तो दादा मूलराज के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा, मंझला बेटा और छोटा बेटा। इन तीनों जो बेटों की जो पत्नियां हैं, यानी बड़े बेटे की पत्नी कहलाती हैं, कही जाती है, इस घर में पुकारी जाती है बड़ी भाभी। सभी इन्हें बड़ी भाभी कहकर पुकारते हैं। मंझली भाभी, इवन दादा दादा मूलराज भी कहते होंगे, अरे परेश बेटा जा तो बड़ी भाभी को बुला ला। जो मंझले बेटे की पत्नी है, वे घर में बुलाई जाती है मंझली भाभी के नाम से। और जो छोटे बेटे हैं दादा मूलराज के जो छोटे बेटे हैं, उनकी जो पत्नी है, वे बुलाई जाती हैं छोटी भाभी के नाम से। ये इनका दादा मूलराज के बेटे और बहू। अब इनके बाद जो जनरेशन आया है, यानी इनके बाद जो अगला जनरेशन आया है, उसमें जो बहुएं आई हैं, यानी नेक्स्ट जनरेशन,
अगली जो पीढ़ी आई है, मैं इसे नेक्स्ट जनरेशन की जगह मैं लिखना पसंद करूंगी अगली पीढ़ी। अगली पीढ़ी में जो बहुएं आई हैं वे जानी जाती हैं, इसे इतना समझ लेंगे आप तो इस चैप्टर को समझना बहुत आसान होगा, आपके बाएं हाथ का खेल होगा। तो वे जानी जाती है बड़ी भाभी की घर, बड़ी भाभी की जो संतान होगा, जो उनका बेटा होगा, अपने बेटे की इन्होंने जो शादी की होगी, तो वो जानी जाती है इस खानदान में बड़ी बहू के नाम से। इनकी जो बहू है वो जानी जाती है मंझली बहू के नाम से। और परेश का विवाह हुआ है और परेश की जो पत्नी आई है वो जानी जाती है छोटी बहू के नाम से। तो ये पूरा जो एकांकी है, ये छोटी बहू जिसका नाम है बेला, इसी बेला पर आधारित। बेला, इंदु, दादा मूलराज। और कुछ डायलॉग यहाँ पर इन सब के भी हैं। आप मुझसे कहेंगे मैं एक और बनाऊंगी वीडियो जिसमें कि मैं और विस्तार से आपको इस बारे में बताऊंगी, पर इतना आप ध्यान से इसे कई बार देखिए, 2-3 बार आप इसे देखिए, समझिए, आपको बहुत ही आसान हो जाएगा ये। तो इसी बेला के बारे में, और बेला कैसे यहाँ पर, जो बेला है थोड़ा सा हम बेला के बारे में यहाँ पर जान लेंगे तो ये एकांकी समझना और आसान हो जाएगा। बेला कौन है? बेला, बेला का विवाह परेश से हुआ है। ओके, परेश कौन है? दादा मूलराज के तीसरे बेटे का बेटा है परेश। तो परेश का पेशा क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है? वह नायब तहसीलदार है। वह नायब तहसीलदार है। एक पोस्ट होता है नायब तहसीलदार। आप एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह में जब आप जाएंगे तो आप इन सब तहसीलदार में, जैसे कलेक्टर्स वगैरह के पोस्ट पर आप जा सकते हैं। नायब तहसीलदार के पोस्ट पर वो गया है, वो इस पद पर कार्यरत है। कौन? परेश। बेला, बेला से इसका विवाह हुआ है। बेला लाहौर की निवासी है। सोचिए कहानी कब की है, ये जो एकांकी, ये किस पृष्ठभूमि पर आधारित होगी? ये जो एकांकी है, यह एकांकी ये 1914 पर उस वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, यानी तब जब भारत का विभाजन, मतलब भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे उस समय तक, एक ही देश था हमारा। तो उस समय का है यह एकांकी, उस समय की पृष्ठभूमि ली गई है। तो लाहौर की निवासी थी बेला। बेला के बारे में कहा गया है कि बेला लाहौर के एक प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित का अर्थ होता है बहुत ही सम्मानित, प्रतिष्ठित और संपन्न कुल की थी और सुशिक्षित थी। सुशिक्षित मतलब होता है पढ़ी लिखी। कैसी थी बेला? प्रतिष्ठित थी, संपन्न थी और सुशिक्षित थी। कहाँ की थी? लाहौर की थी। विवाह किससे हुआ था? परेश से हुआ था। और अपने माता पिता की घर में वह इकलौती संतान थी। अब सोचिए, वो इकलौती जो संतान है, अकेले घर में पली बड़ी है, वो इस भीड़ में आ जाएगी। बड़ी भाभी, मंझली भाभी, छोटी भाभी, बड़ी बहू, मंझली बहू, छोटी बहू, मतलब परेश, इंदु, मल्लू, भाषी। कौन है मल्लू भाषी? ये इनके बच्चे होंगे। इनके बारे में ज्यादा कुछ चर्चा नहीं की गई, बात नहीं की गई है। तो इतने जब भीड़ में आ गई बेला तो उसे बहुत घुटन सी होने लगी, इतना सारा काम देख करके, इतना सारा काम करना है। और घर की स्त्रियां भी वैसी ही थी वहां पर। आप जो भारतीय हिंदी की जो सोप ओपेरास देखते होंगे, आप देखते होंगे कि क्या दिखाया था, क्या परोसा जाता है हमारे सामने, कैसी सामाजिक स्थिति हमारे सामने बताई जाती है कि जब विवाह करके जब बहू आती है तो पूरी काम की जिम्मेदारी उसके सर पर ही, उसके कंधे पर सौंप दी जाती है। तो कुछ वैसा ही हुआ होगा यहाँ पर भी। और इस स्थिति में जब बेला इस घर से अलग हो जाना चाहती थी, अलग होना चाहती थी, तब दादा मूलराज ने कैसे इस स्थिति को संभाला, यह पूरा एकांकी इसी पर आधारित। ठीक है, तो हम आगे आप अपने एमसीक्यू क्यू की ओर बढ़ते हैं। हम, अगर मैं ये नहीं समझाती तो शायद आपको वो समझ पाना मुश्किल होता। अब हम अगला हमारा प्रश्न है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। सुखीराली एकांकी के रचनाकार का नाम है, ये बताइए। आपने ऑलरेडी ये उत्तर दिया गया है, उपेंद्र नाथ अश्क। दूसरा प्रश्न है, परेश के दादाजी का नाम। अभी अभी हमने पढ़ा था, परेश के दादाजी का नाम। परेश
दादाजी की तीसरी संतान, दादाजी के तीसरे बेटे का बेटा, यानी परेश इनका कौन है? पोता है। इनका पोता है, दादाजी का पोता। दादाजी का नाम क्या है? दादाजी का नाम हम देखते हैं कि नाम के ऑप्शंस में क्या क्या है। तो दादा मूलकर, मूलराज, मूल स्वामी, मूल प्रभु। उत्तर है दादा मूलराज। तीसरा प्रश्न, परेश की बहन का नाम क्या है? उसकी बहन का नाम ऑप्शन है इंदु, इंद्राणी, बिंदु और इंद्रलेखा। उत्तर है इंदु। कौन है इंदु? इंदु के बारे में हम जरा दो चार बातें जान लेते हैं। इंदु, इंदु परेश की बहन है। परेश की बहन है और ये ननद है बेला की, सिस्टर इन लॉ है बेला की। इंदु ने प्राइमरी तक की शिक्षा प्राप्त की है, प्राइमरी तक की शिक्षा प्राप्त की है और अपने घर में जब तक ये परेश के बाद, यानी परेश जो घर की स्त्रियां हैं उनमें सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मानी जाती है इंदु, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मानी जाती है और उसने प्राइमरी तक की शिक्षा प्राप्त की, यानी सबसे ज्यादा इतना से इतना तक समझिए कि उसने पढ़ाई की है। लेकिन अब उसके सामने एक ग्रेजुएट बहू आ गई है। क्या नाम है ग्रेजुएट बहू का जो भी अभी घर में आगमन हुआ है? उस बहू का नाम है बेला। तो बेचारी अपने आप को खुद छोटा, उसे खुद ही छोटापन महसूस होने लगा। कह रही अब मेरी कोई पूछ नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं है। पहले घर में छोटी सी चिट्ठी भी आती थी तो सब मेरे पास दौड़े दौड़े आते थे, दादाजी मुझे आवाज लगाते थे, बेला इंदु बेटी जरा सुन तो, ये तार आया है, ये चिट्ठी आई है, जरा पढ़ तो। अब मुझे तो कोई कुछ बोलता ही नहीं, कोई कुछ पूछता ही नहीं है। तो ये है बेला, और इसी कारण थोड़ी तकरार हुई उसकी, किसके साथ? इंदु की तकरार हुई बेला के साथ। तो चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परेश की माताजी जानी जाती हैं, परेश की माताजी यानी परेश कौन है? अभी अभी हमने पढ़ा, एक दो बार और मैं रिकैप करा देती हूँ मैं आपको। परेश की पत्नी का नाम है बेला, परेश की बहन का नाम है इंदु और परेश की माताजी, हमने याद कीजिए, हमने सबसे पहले वाले में मैंने आपको बताया था, एक ऐसा मैंने एक आपको ड्रॉ करके बताया था कि परेश की माताजी किस नाम से जानी जाती है। तो परेश की माताजी जानी जाती हैं छोटी भाभी के नाम से। इस घर में जानी जाती है परेश की माताजी छोटी भाभी के नाम से। तो छोटी बहू के नाम से, बड़ी बहू के नाम से, मंझली बहू के नाम से, छोटी भाभी के नाम से। उत्तर है छोटी भाभी के नाम से। अगला प्रश्न है, परेश किस पद पर है? नायक तहसीलदार, हालदार, हवलदार, नायब तहसीलदार। अभी ये हालदार तो है, आपको याद होगा हालदार साहब नेताजी का चश्मा में थे। सिपाही को उसने 5 रुपए पकड़ाया, हवलदार को 5 रुपए, सिपाही को 5 रुपए पकड़ाए, वो बात अटरनी की में थी। तो नायब तहसीलदार इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परेश की पत्नी का नाम? बबली, बसंती, बेला और बबीता। तो परेश की पत्नी का नाम है बेला। अगला प्रश्न है, परेश की पत्नी किस शहर से है, यानी वो उसका मायका किस शहर में है? तो परेश की पत्नी अर्थात बेला का जो मायका है वो है लाहौर में। अगला प्रश्न है, परेश की पत्नी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? परेश की पत्नी अर्थात बेला के बारे में जो बातें हम यहाँ पर कह रहे हैं, तो बेला के बारे में आपके सामने 3 विकल्प दिए जाएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखते हैं विकल्प क्या है। पहला है, बेला पढ़ी लिखी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, सिर्फ मतलब उसे सुसंस्कृत और सुशिक्षित कहा गया है, वेल एजुकेटेड। उच्च घराने से थी, हाँ वो उच्च घराने से थी, अनपढ़ थी। तो क्या उत्तर आपको लगता है, क्या कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? ध्यान दीजिए, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, विकल्प सही नहीं है तो वह अनपढ़ थी, यह विकल्प सही नहीं है। नवा प्रश्न, नवा प्रश्न है, परेश की पत्नी के बारे में, ये हो गया हमारा। नौवां प्रश्न है, परेश की पत्नी के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला वाला था कि कौन सा सही नहीं है, अब कौन सा कथन सही, यानी 3 विकल्प गलत है इसमें। वह जब विवाह करके आई तब बहुत खुश थी,
उसे रजवा का काम बहुत भाया था, निम्न घराने से थी और ससुराल में उसका दम घुटता था। तो आपको चुनना है इसमें से कि कौन सा कथन सही है। तो वह मतलब बेला। सबसे पहले जानिए कि परेश की पत्नी का नाम क्या है, बेला। बेला जब विवाह करके आई तब वह बहुत खुश थी। नहीं, जब वो विवाह करके आई तो इतने सारे लोगों को देख करके उसका वहां पर मतलब उसे घुटन सी महसूस होती थी। उसे ऐसा लगता था कि सब लोग उसका समय नष्ट कर रहे हैं, सब बेवजह हंसते रहते हैं। उसे ऐसा लगता था कि सब उसका मजाक बनाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है या विकल्प गलत है। उसे रजवा का काम बहुत भाया था। नहीं, रजवा का काम उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बल्कि उसे उस घर का पहनना ओढ़ना खाना पीना आस पड़ोस कुछ नहीं अच्छा लगता था। परेश की पत्नी निम्न घराने से थी। नहीं, परेश की पत्नी उच्च घराने से थी, कुलीन घराने से थी। ससुराल में उसका दम घुटता था। यस, ये करेक्ट। उसे सफोकेशन होता था, उसे ऐसा लगता था कि वो सांस नहीं ले पा रही, कहाँ आ गई, किन लोगों के बीच में आ गई है। तो उसका मन वहां पर नहीं लगता था। तो ये ससुराल में उसका दम घुटता था, यह विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रस्तुत एकांकी के अनुसार परेश के दादाजी की आयु, आयु का अर्थ होता है एज, और उम्र। एक और अगर हम लिखना चाहेंगे इसका सिनोनिम तो वो है वय। तो परेश के दादाजी की उम्र है 72 वर्ष। अगला विकल्प है हमारे सामने 50 वर्ष, 60 वर्ष या 70 वर्ष। तो सही उत्तर है 72 वर्ष। सही उत्तर है 10वां का 72 वर्ष। 11वां प्रश्न। दादाजी के प्रस्तुत एकांकी के अनुसार परेश के दादाजी की आयु है, ये हो गया हमारा। दादाजी के बारे में सही कथन चुनिए। वे संकीर्ण मानसिकता के थे, अपने परिवार से वे घृणा करते थे, परिवार को वट वृक्ष के समान मानते थे, और मेहनती नहीं बल्कि आलसी थे। तो दादाजी, ये हम बात कर रहे हैं दादाजी अर्थात दादा मूलराज के बारे में, जो बहुत ही कैसे थे मूलराज। दादा मूलराज मेहनती थे, उद्यमी थे, साहसी थे। क्यों कहते हैं साहसी? क्योंकि किसी भी बिजनेस में जब हम पैसा लगाते हैं तो हमें बहुत सोचना पड़ता है कहीं बिजनेस फेल ना हो जाए। उन्होंने साहस दिखाया, 1 मुरब्बे जमीन को उन्होंने 10 मुरब्बा जमीन में बदल दिया। और दूरदर्शिता थी उनमें। तभी जो व्यक्ति दूरदर्शी नहीं होता है वो नहीं कर सकता ये काम। विजनरी होना ही चाहिए हमें, दूरदर्शिता थी उनमें। तो अब हम ऑप्शंस को खंगालते हैं। वे संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता क्या होता है, नैरो माइंडेड। तो संकीर्ण नहीं बल्कि वे आधुनिक मानसिकता के थे। कैसे कह सकते वे आधुनिक मानसिकता के थे? क्योंकि उन्होंने परेश को कहा कि बहू को ले जाओ, उसे शॉपिंग कराने के लिए ले जाओ, उसे उसकी पसंद की चीज दिलाओ, उसे खरीदारी के लिए ले जाओ, बाहर ले जाओ, शहर में ले जाओ, बाजार ले जाओ उसको। तो ये उनकी आधुनिक मानसिकता को बताती। नहीं तो आप भारतीय परिवारों में आप पाएंगे, अरे बहू घर में आई नहीं कि देखो बाजार घूमने के लिए दौड़ पड़ी, इस तरह से लोग कहते हैं। बेटियों के बारे में ऐसा चर्चा नहीं करते ऐसी, लेकिन बहुओं के बारे में जरूर करते हैं ऐसी चर्चा। तो इस मानसिकता को हमें बदलने की जरूरत है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि दादाजी ऐसी संकीर्ण मानसिकता के नहीं थे, इसीलिए यह विकल्प गलत है। अपने परिवार से वे घृणा करते थे? नहीं, उन्हें अपने परिवार से बहुत प्रेम था। अपने परिवार से ही नहीं, अपने देश से उन्हें बहुत प्रेम था। परिवार को वट वृक्ष के समान मानते थे। हाँ, उनका मानना था कि उनका परिवार एक वट वृक्ष के समान है, और इस वट वृक्ष में जैसे पत्ते हैं, नए पत्ते आते हैं, और यह वट वृक्ष फलता फूलता रहता है, वैसे ही परिवार का प्रत्येक सदस्य मतलब उस परिवार की शोभा बढ़ाता है। तो ये विकल्प सही है मेरे अनुसार। पर चौथा हम जरूर पढ़ेंगे कि दादाजी मेहनती नहीं बल्कि आलसी थे, ये गलत विकल्प है। तो सही विकल्प है ये। एक बार उत्तर हम देखते हैं क्या है उत्तर हमारा। तो वे परिवार को वट वृक्ष के समान मानते थे, परिवार को वट वृक्ष के समान। अगला प्रश्न है, दादाजी के बारे में सही कथन चुनिए। जब सही कथन चुनना यानी 3 गलत कथन दिए होंगे, ध्यान से देखेंगे हम। उनका बड़ा बेटा 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। मैंने आरंभ में ही आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने एक बार उसको समझ लिया तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। उनका छोटा बेटा 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। उनका बड़ा बेटा 1940 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था।
उनका मंझला बेटा 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने आरंभ में ही कहा था कि उनका बड़ा बेटा 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आना मतलब देश के लिए शहीद होना काम आया था। तो ये विकल्प सही है पहला वाला। एक बार उत्तर देखते हैं हम क्या है। उनका बड़ा बेटा 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। सरकार से विशेषण बनाते हैं तो क्या बनता है बताइए। सरकार से विशेषण बनाते हैं तो शब्द बनता है सरकारी। सरकारी का विलोम क्या होता है? अगर हम प्रीफिक्स गैर लगा देंगे तो शब्द बनेगा गैर सरकारी। चलिए पढ़ते हैं अगले 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है दादाजी की ब्लैंक। दादाजी की जो बहुएं हैं, कितनी बहुएं हैं दादाजी की? शुरू में ही हमने पढ़ा 3 बेटे हैं 3 बहुएं हैं। तो 4 3 5 2 उत्तर है 3। चलिए अगले प्रश्न। दादाजी की तीनों बहुएं घर में जानी जाती हैं क्रमशः मतलब ग्रेजुअली, एक के बाद एक। हम कैसे जानते तीनों को? तो तीनों बहुएं जानी जाती है बड़ी, मंझली और छोटी बहू के नाम से। बड़ी बहू, मंझली बहू और छोटी बहू के नाम से। यह विकल्प सही है। फिर भी हम एक बार देखेंगे। बड़ी रानी नहीं, बड़ी सास नहीं, बड़ी भाभी। तो दादाजी की जो तीनों बहुएं हैं, ये आरंभ में हमने पढ़ा था। दादाजी की तीनों बहुएं जानी जाती हैं बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से। ठीक है। ये तो उनका नेक्स्ट जनरेशन जो है, यानी परेश और बेला वाला जनरेशन, वे वह जनरेशन बहू के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं उत्तर क्या है एक बार। वे जानी जाती है बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से। अगला प्रश्न है हमारा 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दादाजी के बारे में सही कथन चुनिए। वे अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट मानते हैं। राइट है, ये करेक्ट है। दादा मूलराज वट की भांति महान दिखते हैं। ये भी सही है। उन्होंने एक मुरब्बा जमीन को 10 मुरब्बे जमीन में बदल दिया। ये भी सही है। अरे ये तीनों सही है तो इसमें तो दिया है सही कदम। चलिए देखते चौथा क्या है। उपर्युक्त सभी, अबव ऑल। ओके, तो उपर्युक्त सभी। तो वे अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट मानते हैं मतलब एक मानते हैं, अलग अलग नहीं मानते बल्कि एक मानते हैं वे। दादा मूलराज वट की भांति महान दिखते हैं। उनके चेहरे से, उनके व्यक्तित्व से महानता नजर आती है। उनकी बातों में महानता झलकती है, ओछापन नहीं झलकता उनकी बातों में, महानता झलकती है। वे सबको एक समान मानते हैं। और एक मुरब्बा जमीन को 10 मुरब्बे जमीन में उन्होंने बदल दिया। 15वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। दादाजी का बड़ा बेटा जब 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था, तब सरकार ने मुआवजे के तौर पर दिया था 10 मुरब्बा जमीन, 1 मुरब्बा जमीन, 7 मुरब्बा जमीन या 4 मुरब्बा जमीन। उत्तर है 1 मुरब्बा जमीन। हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। 17वां प्रश्न है। हिंदू ने पढ़ाई की थी कहाँ तक? कहाँ तक पढ़ाई की थी? मैंने आपको बताया था पढ़ाते उस समय, जब मैं आपको बता रही थी, पढ़ा रही थी मैं आपको आरंभ में ही, तब मैंने आपको बताया था इंदू ने पढ़ाई की थी। तो इंदू ने पढ़ाई की थी माध्यमिक माध्यमिक तक, तो उसने प्राइमरी तक की पढ़ाई की। नेक्स्ट पर जाते हैं 17वें प्रश्न पर। घर में ग्रेजुएट पतूहू के आने से, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आप सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा करना है आपको। तो कुटुंब के तालाब में लहर सी उठने लगी है। कुटुंब के तालाब में लहर सी उठने लगी मतलब हलचल मच रही, कैसे सुनामी आ गया मानो, एकदम लहर सी उठने लगी है। तो तालाब में लहर से उठ, छोटा सा कुटुंब है और उसमें हलचल मची हुई है। सब जो है वे उसके अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं, खास करके स्त्रियां। घर में ग्रेजुएट पतोहू, कौन पुकारा गया है ग्रेजुएट पतोहू के नाम से? तो बेला पुकारी गई है ग्रेजुएट पतोहू के नाम से। तो कुटुंब के तालाब में लहर से उठने लगी, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तालाब, तालाब के 2 सिनोनिम्स बताएंगे, जलाशय और क्या है बताइए? सरोवर। जलाशय और सरोवर। समुद्र के 2 सिनोनिम्स क्या है बताइए? समुद्र के 2 सिनोनिम्स, सागर और रत्नाकर। नदी के 2 सिनोनिम्स बताइए? सरिता और तटनी। साथ साथ लिखते जाइए। चैनल अगर आपको ऐसा लगता है कि
आपके लिए थोड़ा भी लाभ दे रहा है, आपको लाभदायक है आपको, तो जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर करिए, क्योंकि इसके बाद अगला मैं वापस इसका पार्ट 2 में अपलोड करने वाली हूँ। 2 प्रश्न और है, उसे हम जल्दी से खत्म करते हैं। घर में ग्रेजुएट पतोहू के आने से कुटुंब के तालाब में लहर से उठने लगी। यहाँ लहर शब्द से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर लहर शब्द से तात्पर्य है बेला और इंदु के बीच में अनबन होना। अनबन होना मतलब होता है कि जब आपस में न बने, जब हम हमारे मतैक्य हो जाए। मतैक्य मतलब जब मत न मिले, मतभेद हो जाए। अगला प्रश्न है, छोटी बहू कौन है? छोटी बहू परेश की पत्नी, इंदु की भाभी, छोटी भाभी की बहू, या उपर्युक्त सभी? उत्तर है उपर्युक्त सभी। 21वां प्रश्न है, इंदु के गुस्सा में मतलब इंदु के क्रोधित होने का क्या कारण है? विफरना मतलब क्रोधित होना। एकदम पहला ही दूसरा डायलॉग है इसका। क्यों बिफरी हुई हो? कहां पर है? पेज नंबर जब आप 41 देखेंगे तो वहीं पर बड़ी बहू कहती है, इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहती है, जब 3 बहुएं होती ना तो बड़ा आनंद आता है एक दूसरे की बुराई करने में, लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं गॉसिपिंग में। तो क्यों बिफरी हुई हो? वो पूछते हैं, क्यों पूछ रहे क्यों बिफरी हुई हो? तो इंदु क्यों गुस्से में थी? बेला द्वारा उसके मायके की प्रशंसा करने, जब बेला बहुत प्रशंसा कर रही थी अपने मायके के बारे में, बेला द्वारा उसके मायके के खान पान, पहनावा ओढ़ावा, नौकर चाकर की कमियां निकालते रहना, बेला द्वारा रजवा को नौकरी से निकाल देना, उपर्युक्त सभी। तो बेला द्वारा उसके, यहाँ पर एक ये करेंगे हम, सुधार करेंगे। बेला द्वारा उसके ससुराल के खान पान, यानी वो हमेशा मायके की प्रशंसा करती थी और हमेशा अपने ससुराल के खान पान, पहनावा ओढ़ावा, नौकर चाकर, सबकी कमियां वह निकालती रहती थी, सबकी कमियां वह निकालते रहती थी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि उपर्युक्त सभी, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 22 पर हम जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, अपने मायके के सामने वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। वक्ता और श्रोता कौन है? तो अपने मायके के सामने वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। वक्ता कौन है? वक्ता तो इंदु है, चारों विकल्पों में इंदु है। किससे बात कर रही है वो? अभी अभी मैंने आपसे बताया, पेज नंबर 31 के बारे में बात की थी मैंने, तो वह बड़ी बहू से यह बात कर रही है। एक नमूना तुम ही जो हो। जब बात बात पर बेला कहती थी, बात बात पर बेला जब अपने ससुराल की कमियां निकालती थी और मायके की प्रशंसा करती थी, मेरे मायके में ये है, मेरे मायके में वो है, तो वो कहती थी, किसने कहा यह वाक्य? इंदु ने कहा, एक एग्जाम्पल तुमको देख रही हूं मैं, साक्षात देख रही हूँ, अरे हेलो देख रही हूँ मैं तुमको, तुम कैसी हो, तुम ही तो हो एक एग्जाम्पल वहां की। तो नमूना, एक नमूना तुम ही तो हो। तो ये नमूना शब्द किसने किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो इंदु ने छोटी बहू अर्थात बेला के लिए यह नमूना शब्द को उसने प्रयुक्त किया है। प्रश्न है, मीठी वे कब कहती हैं जो आज कहेंगी? वक्ता और श्रोता कौन है? वे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो उत्तर हम देखते हैं। उत्तर में वक्ता तो इंदु है और श्रोता है छोटी भाभी। वक्ता इंदु है और श्रोता है छोटी भाभी। छोटी भाभी कौन है? इंदु की माँ है। इंदु और दूसरा कौन है जिसकी माँ है? वे बताइए, परेश। और सास किसकी है? ये सास है बेला की। तो वो कहती है कि मीठी वे कब कहती हैं? कब मतलब मैंने कभी सुना ही नहीं कि वे मीठी बात करती हैं। तो और वे सर्वनाम का प्रयोग किया गया है बेला के लिए। तो बार बार जब भी आप इसे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो जरूर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, मतलब लिखिए, साथ साथ प्रश्नों के उत्तर को लिखते रहिए और लिखित रूप में अभ्यास कीजिए और चैप्टर को बार बार पढ़िए। धन्यवाद।